हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग इसके दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आज की क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड कंप्लीट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म। इसमें आईएसएम दे रखा है। आईएसएम का मतलब होता है आइडियोलॉजी। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव। अभी हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है। ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल फिलोसफी है जो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है, पुराने जो ट्रेडिशन है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन कस्टम्स है इसके ऊपर फोकस किया जाता है इसमें। और एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और वो लोग ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव। न्यू कंजर्वेटिव वो लोग थे जो पुरानी सोच वाले थे लेकिन वो कुछ मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। ये डेवलप हुए थे आफ्टर 1815 जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। सो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दे बिलीव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक चर्च, मोनार्की, social hierarchies, properties and the family should be preserved। इसका मतलब जो न्यू कंजर्वेटिव थे वो बिलीव करते थे पुराने जो भी इंस्टीट्यूशन थे और उनको लगता था जैसे चर्च, मोनार्किल जो सिस्टम है, राजाओं का सिस्टम है, सोशल हायरार्की जो मेंटेन की जाती थी, वहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी और जो फैमिली है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि जो चेंजेस आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में उसको फॉलो करने चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, दे डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। प्री रिवोल्यूशनरी डेज का मतलब होता है बिफोर 1789, क्योंकि 1789 के बाद फ्रांस में रिवोल्यूशन आ चुका था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग प्री रिवोल्यूशनरी डेज से, उससे पहले जो भी सिस्टम हुआ करता था उसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था जो मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, जो चेंजेस आ चुके हैं उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दे रियलाइज चेंजेस स्टार्टेड बाय नेपोलियन एंड मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथन मोनार्की। उनको लगता था जो चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं या फिर मॉडर्नाइजेशन क्या करेगा, मोनार्कियल सिस्टम को ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव। क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ए मॉडर्न आर्मी। सेकंड, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। थर्ड, ए डायनामिक इकोनॉमी, मीन्स इकोनॉमी चेंज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, द अबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्वडम। उनको लगता था जो फेडरलिज्म है और जो सर्वडम है उसको अबोलिश कर देना चाहिए। सो ये हमने देखे ऑब्जेक्टिव क्या थे न्यू कंजर्वेटिव के। नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कब हुई थी 1815 में। ये ट्रीटी हुई थी आफ्टर जब नेपोलियन की हार हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू में। तो ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, जो प्रेब कंट्रीज थी जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया था। प्रेब मीन्स प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको ये याद करना है। आपको फीचर्स बताने ट्रीटी ऑफ वियना के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे होस्ट किसके द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जिसका बार बार नाम आएगा, आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। ड्यूक मेटरनिक ने इसको होस्ट करवाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्ट था अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंज इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन ने जितने चेंज कर दिए थे उसको दोबारा से अनडू करना, मीन्स उसको जैसे पहले जो सिस्टम हुआ करता था बिल्कुल एज इट इज कर देना है। मेन गोल, मेन इंटेंशन क्या थी, टू रिस्टोर मोनार्कीज, मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करना है, डेट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया था यानी कि हटा दिया था। सेकेंड उनका मेन गोल था टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, पूरे यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वो क्रिएट करना चाहते थे। न्यू कंजर्वेटिव का मतलब अभी हमने जाना था जिसमें मॉडर्नाइजेशन तो होगा लेकिन वो लोग चाहेंगे कि पुराना जो मोनार्कियल सिस्टम है वो एज इट इज मेंटेन रहे। नाउ देखते हैं फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। इसका मतलब बोर्बन डायनेस्टी जो पहले हुआ करती थी फ्रांस में
उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको आपको याद रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के टाइम पर फ्रांस ने जो जो टेरिटरीज जीती थी, एनेक्स की थी, उसको दोबारा से छीन लिया गया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के चारों ओर अलग अलग स्टेट की सीरीज सेटअप कर दी गई थी टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इसका मतलब फ्रेंच दोबारा से अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड ना कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे नेपोलियन ने जो किया था ये दोबारा से फ्रांस में ऐसा रिपीट हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए थे। ये जो सीरीज ऑफ स्टेट डेवलप की गई थी वो कैसे चेंज किया गया था। सबसे पहले इन द नॉर्थर्न एरिया में द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम सेटअप। ये याद रखना है, नॉर्दर्न एरिया में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप किया गया था और इसी के अंतर्गत बेल्जियम भी आता था, इंक्लूड होता था। इन द साउथ, अगर साउथ में बात करें तो जेनेवा एडेड टू पिडमोंट। जेनेवा को ऐड कर दिया गया था किसमें, पिडमोंट में। नेक्स्ट फीचर्स, रशिया गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर। इसका मतलब वेस्टर्न बाउंड्रीज पे रशिया को न्यू टेरिटरीज प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पर कंट्रोल यानी कि उसको पावर दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तब ऑस्ट्रिया को यहाँ से हरा के हटा दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन द ईस्ट, अगर हम लोग ईस्टर्न बात करें, ईस्ट साइड, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलैंड में भी लोग वहाँ पर स्ट्रगल करेंगे इनके अगेंस्ट, रशियन के अगेंस्ट। नेक्स्ट, प्रशिया, प्रशिया गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। रशिया को भी एक पोर्शन सेक्सोनी का प्रोवाइड किया गया। नाउ एक बात आपको याद रखनी है कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, जो सेटअप किया गया था नेपोलियन ने, वॉज लेफ्ट अनटच। इसका मतलब उसको चेंज नहीं किया गया था। जो 39 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बना था उसको चेंज नहीं किया गया था। उसके अलावा बहुत सारी जगह को चेंज कर दिया था। नाउ इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम पर, जैसे ये फ्रांस था, फ्रांस के चारों ओर अलग अलग स्टेट सेटअप कर दिए गए थे ताकि फ्रांस अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर पाए। इस पूरी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस के बॉर्डर पे चारों ओर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशन क्या थी न्यू कंजर्वेटिव की। क्वेश्चन इज राइट लिमिटेशन ऑफ न्यू कंजर्वेटिव। फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये बेसिकली ऑटोक्रेटिक थे, मीन्स ये मोनार्कियल सिस्टम थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो अपने अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई क्रिटिसिज्म या फिर डिसेंट सहन नहीं करते थे। उनको पसंद नहीं था कि कोई उनकी बुराई करे। नेक्स्ट, सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कोई भी उनकी सरकार पे, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे यानी मोनार्की सिस्टम पे अगर कोई भी उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए तो वो उनकी एक्टिविटीज को भी कर्ब कर देते थे, यानी उसके ऊपर भी वो रोक लगा देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ। आपको याद रखना है उन्होंने सेंसरशिप लॉ इम्पोज कर दिया था टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले एंड सॉन्ग्स, ताकि उनके बारे में कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेस में या फिर सॉन्ग्स में उनके बारे में कोई भी ना तो लिख सकता था, ना बोल सकता था, ना उनके बारे में कोई भी गा सकता था। रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बारे में अगर कोई भी ऐसा लिखता था तो वो सेंसरशिप लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं हुआ करता था। सो ये हमने देखे इनके क्या क्या लिमिटेशन थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? बेसिकली लिबरल्स हुआ करते थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, हु वर रिवोल्यूशनरी, एक्सप्लेन देयर आइडियोलॉजी। आपको बताना है रिवोल्यूशनरी के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी क्या हुआ करती थी। आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, जब न्यू कंजर्वेटिव काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, तब जो भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड हो चुके थे और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी ताकि वो आसानी से अपने जो भी आइडियाज़ है उनको स्प्रेड कर सके और इसके अलावा वो ट्रेन कर सके बाकी रिवोल्यूशनरीज को। और उनके आइडियाज़ क्या हुआ करते थे? लिबर्टी के बारे में आइडियाज़, यानी कि फ्रीडम के बारे में। उस समय रिवोल्यूशनरी का मतलब हुआ करता था टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म।
इसका मतलब मोनार्कियल फॉर्म का विरोध करना ही रिवोल्यूशनरी का मतलब हुआ करता था। और ये मोनार्कियल फॉर्म कौन सा फॉर्म था? विच इज स्टैब्लिश आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद स्टैब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। सेकेंड पॉइंट था इनका लिबर्टी यानी कि आज़ादी के लिए फाइट करना। नेक्स्ट, क्रिएशन फॉर ए नेशन स्टेट। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स इनका ये था कि नेशन स्टेट क्रिएट करना है, यानी कि खुद का नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, नेशनल फ्लैग होने चाहिए, एक ही कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। नाउ इसमें देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवोल्यूशनरी थे वो फेमस थे गुसिपी मैजिनी। इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है, सो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुसिपी मैजिनी। यहाँ पर इनकी पिक्चर दे रखी है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, ये इटली के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन जेनेवा इन 1807, ये 1807 में इनका जेनेवा में बोर्न हुआ था। और ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। आपको याद रखना है सबसे पहले कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे? ऑफ कार्बोनारी के। एट द एज ऑफ 24 एज में सेंट टू एग्जाइल इन 1831, जब 24 एज के हुए थे, कब? 1831 उनको एग्जाइल यानी कि देश से निकाल दिया गया था। उसका रीज़न क्या था? फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया में क्योंकि इन्होंने एक रिवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया था, जिस वजह से उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की, जो कई बार पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें यंग इटली इन मर्साइल्स। आपको याद रखना है सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटीज क्या था? यंग इटली इन मर्साइल, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज ही बिलीव डेट गॉड इंटेंडेड मीन्स भगवान भी यही चाहते थे कि नेशन टू बी द नेचुरल काइंड ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब वो भगवान की नाम लेकर लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को बोलते थे कि भगवान खुद चाहते हैं कि नेशन स्टेट बने। नेक्स्ट पॉइंट, ही वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गुसिपी मैजिनी अपोज मोनार्की, मोनार्की के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाना। जब इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप की तो उनको देखते हुए बाकी जो और यूरोपियन कंट्रीज है जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, वहाँ पर भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद ड्यूक मैटरनिक ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी जिसको आपको याद रखना है। ही डिस्क्राइब मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया था मैजिनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उनका मानना था कि जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है उसमें सबसे बड़े जो दुश्मन है वो कौन है? मैजिनी है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है 1830 टू 1848 टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे जिस वजह से इसको बोला गया था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट होता है जुलाई रिवॉल्यूशन से, जो कब हुआ था? 1830s में। ये जुलाई के मंथ में हुआ था जिस वजह से इसको जुलाई रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s एंड इट्स आउटकम्स। इसके आउटकम्स के बारे में भी बताना। इसके 2 आउटकम्स थे। फर्स्ट आउटकम था जो अपराइजिंग हुई थी ब्रुसेल में, सेकेंड ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में। सो पहले जान लेते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s। इसके 3 पॉइंट आपको याद रखने। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज द बोर्बन किंग ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1815 में बोर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन 1830s में बोर्बन किंग को ओवरथ्रोन कर दिया था। किसने? लिबरल्स ने। सेकेंड पॉइंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर इंस्टॉल्ड, और जो मोनार्की सिस्टम हुआ करता था उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब था जो राजा होगा वो काम करेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की सिस्टम भी होगा। और इसका हेड किसको बना दिया था? लुइस फिलिप को। लुइस फिलिप बिकेम हेड ऑफ दिस सिस्टम। इसके बारे में मैटरनिक ने एक स्टेटमेंट दी थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। आपको याद रखना है मैटरनिक का ये एक और स्टेटमेंट है। इससे पहले मैजिनी के बारे में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। नाउ जुलाई रिवॉल्यूशन के क्या आउटकम्स थे? बेसिकली इसके 2 आउटकम्स थे।
एक था अपराइजिंग इन ब्रुसेल, सेकंड था ग्रीक रिवॉल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं जो ब्रुसेल वाला। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग ब्रुसेल्स विच लेड टू द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो ब्रुसेल है वो किससे अलग हो गया? नीदरलैंड से। इसका मतलब ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की बात हो रही है क्योंकि ये बेल्जियम की कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट आउटकम था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके ऊपर अलग से आपकी बुक में शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ग्रीक पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर था सिंस 15th सेंचुरी, यानी 15वीं सेंचुरी ग्रीक किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर। बेसिकली ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था और जो ग्रीस थे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन 1821, आपको याद रखना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1821 से लेकर 1832 तक ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था। अभी आपको याद रखना है ग्रीस को सपोर्ट किन लोगों ने किया था? सबसे पहले अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, इसका मतलब जो दूसरी जगह जो ग्रीक रहते थे उनसे इनको सपोर्ट मिला। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी ग्रीस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, और वहाँ के जो भी पोइट थे, आर्टिशन थे, उन्होंने भी ग्रीस को काफ़ी सपोर्ट किया, बिकॉज उनको लगता था जो ग्रीस है एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत उनको लगता था ग्रीस से हुई है। सो ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस को। उसमें आपको याद रखना है लॉर्ड बायरन जो एक पोइट थे, ऑर्गेनाइज फंड उन्होंने पैसे प्रोवाइड किए थे। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो इस ट्रीटी के बाद ग्रीस को आज़ादी मिल चुकी थी। सो आपको याद रखना है 1832 में ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।